इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसानवाणी कार्यक्रम के सभी सुनाने गिरदारे की राम राम। साथियों, दिन मंगलवार कार्यक्रम किसानवाणी और उसमें हमला में आपके बीच में फोन इन, और फोन इन में एक ऐसा विषय जो जरूरी है समय मौसम परिस्थिति के हिसाब से, ताकि उससे संबंधित आपकी कोई भी समस्या हो, कोई प्रश्न हो, उसका समाधान हम कर सकें अपने स्टूडियो में बैठे विशेषज्ञ से। और इस कड़ी में हर रोज एक नया विषय। तो इस बार का जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा बदलते मौसम में पशुओं की देखभाल। बातचीत में हिस्सा लेंगे डॉक्टर विशाल खोखर, पशु चिकित्सक, बहुउद्देशीय चिकित्सालय कुरुक्षेत्र से, और उनसे बातचीत करेंगे विनोद भाई। बात आएगी आपके संपर्क सूत्र की, तो रहेगा 221-322। जो साथी कुरुक्षेत्र तक बाहर के हैं, ये मोबाइल पर फ़ोन करेंगे, उनके वास्ते एसटीडी कोड बहुत ज़रूरी है, और वह है 01744, यानी 01744 221-322। एक बात और मैं कर दिया, बड़ी हाथ जोड़ कर प्यारी सी विनती है, प्रार्थना है कि विषय से संबंधित ही फ़ोन करें, विषय से अटका कोई फ़ोन ना करें, क्योंकि आप तो फ़ोन कर दोगे, आपका नाम भी आ जाएगा, लेकिन आपके समस्या का समाधान नहीं उनका, और जो साथी लाइन में बैठे हैं पंक्ति में, उनका भाई रह जाएगा, प्रश्न रह जाएगा। तो वही साथी फ़ोन करें जो विषय से संबंधित समस्या से ग्रस्त हैं। विषय आपने एक बार फिर बता दिया कि बदलते मौसम में पशुओं की देखभाल। चलो स्टूडियो में करें बातचीत शुरू। किसान वाणी कार्यक्रम सुनिए सारे बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज है दिन मंगलवार, और दिन मंगलवार ने हम लेकर आए कार्यक्रम फोन इन, और आज के फोन इन कार्यक्रम का जो विषय है वो है बदलते मौसम में पशुओं की देखभाल। और इस विषय में जानकारी देने के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर विशाल खोखर जी को। आप पशु चिकित्सक हैं, जिला बहुउद्देशीय चिकित्सालय कुरुक्षेत्र में। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद विनोद भाई। डॉक्टर साहब, जैसा कि विषय है कि बदलते मौसम में पशुओं की देखभाल, और अब तो जो है नवंबर का महीना भी लगभग शुरू होने वाला है, और सुबह शाम में जो है मौसम में अब तब्दीली देखने को मिल रही है। सुबह शाम के समय मौसम थोड़ा ठंडा होने लग गया है, और दिन में धूप थोड़ी सी तेज, अभी भी गर्मी है। तो ऐसे इस बदलते हुए मौसम में हम अपने पशुओं का रखरखाव किस तरह करें, खासतौर पर जो हमारे दुधारू पशु हैं? डॉक्टर साहब जी बिल्कुल, इस समय का जो मौसम है आप देख रहे होंगे कि दिन में गर्मी रहती है, करीबन 10 बजे 11 बजे के बाद जब सूरज चढ़ता है तो गर्मी होती है, परंतु शाम होते दिन ढलते ही ठंडक रहती है। इस मौसम में किसान भाई थोड़ी सी गलती ये कर लेते हैं कि वो गर्मी के हिसाब से ही चल रहे हैं, क्योंकि फसलों की कटाई है, बिजी हैं, काम नहीं हो पा रहा, तो रख रखाव में गलतियां होती हैं, ध्यान नहीं दे पा रहे, समय नहीं दे पा रहे। तो मुख्यतः इसमें आपका जो पहली नज़र जानी चाहिए, जो पहला काम आपको करना है पशु के साथ, वो है बाड़े का रख रखाव। ध्यान रखिए, जब भी मौसम बदलता, चाहे वो हम बारिश से अभी सर्दी में जा रहे हो या सर्दी से दोबारा हल्की गर्मी की तरफ जाएं, पहला काम सिर्फ बाड़े के ऊपर करना है। इस समय दिन में आपने क्या करना है, मान लीजिए सूरज चढ़ता है तो आपको बाड़ा वैसे ही मेंटेन करना है जैसे चल रहा था, परंतु शाम होते ही 6 बजे 7 बजे जब हल्की ठंडक शुरू होती है तो बाड़े को आपको बदलाव इस तरह करना है कि सीधी हवा पशु के ऊपर ना जाए। पहली बात तो ये। उसके लिए क्या कर सकते हैं, चादरों का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लास्टिक शीट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये पल्ली बिछा सकते हैं। उसके लिए क्या होगा कि हवा सीधे तौर पे पशु के ऊपर नहीं जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, जो पानी निकलती होती है, जो पानी आप पिलाना चाह रहे हैं पशु को, वो बहुत ही ठंडा होता है, पशु या तो उसको पिएगा नहीं या कम मात्रा में पिएगा। कम मात्रा में पानी पीने से उसको पेशाब की दिक्कत आना शुरू होती है, एक चीज। दूसरा,
ठंडा पानी पीने से और भी रोग बढ़ते हैं पशुओं में। तो आपको करना क्या है कि या तो ताज़ा पानी की व्यवस्था करें या पानी को हल्का निवाया करें जी, एक चीज़। दूसरी बात, पानी की मात्रा कैसे बढ़ाएं कि पशु से नेचुरली पिए। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि एक जो नमक का डला है, सेंधे नमक का डला है, उसकी खोर के ऊपर लटका सकते हैं। उससे क्या पशु जब उसे चाटेगा तो उसकी इच्छा बढ़ती है पानी पीने की जी। ये बहुत ही ज़रूरी है जी। डॉक्टर साहब आपने कहा कि जो तो पानी जो है हमने ध्यान रखना है और दिन में 3 से 4 बार पशु को पानी दिखाना हमें कि पानी की जो है कमी है वो ना हो उसके अंदर। और साथ ही साथ अगर हम साथ में जो सेंधा नमक है उसका इस्तेमाल करें तो जो नमक की कमी है वो भी पूरी हो जाएगी और साथ में जो पानी की ज़रूरत है पशु की वो भी पूरी हो जाएगी डॉक्टर साहब। अच्छा, इसके अलावा डॉक्टर साहब जो बाड़ा है उसमें हमने जो साफ़ सफाई है या आपने जो बताया कि भाई हवा का हमने ध्यान रखना है, तो नमी का क्या रखना है, किस तरह रखना? नमी के देखिए 2 कारण है। एक तो वातावरण कि हवा में ही नमी बढ़ेगी, दूसरा पशु का जो गोबर उसका पेशाब है वो इकट्ठा होता है बाड़े में। तो उसको आपको ध्यान क्या करना है, या तो उसका एक ग्रेडियंट बनाए, एक फ्लोर का लेवलिंग ऐसे करे कि पेशाब एक तरफ बहे तो वो तो एक अपने आप ही सफाई होती रहेगी। बिल्कुल। गोबर पे आपको बहुत ध्यान रखना है क्योंकि गोबर सूखता ही नहीं है, उसमें से वो पानी निकलता ही नहीं है, तो वो बाड़ा गीला रहता है, उसमें कीटाणु विषाणु ये सब पैदा होते हैं जिससे कि पैरों में बहुत समस्या आती है। तो इसके लिए एक तो आप गोबर को बार बार साफ करें और फ्लोर का लेवलिंग ऐसे करें कि वो पेशाब एक तरफ बहे। दूसरा, जब पशु शाम को रेस्ट पे आएगा, उसको उस बाड़े में ही रहना है, तो बिछाव करें। वो आप भूसे का भी कर सकते हैं, प्राड़ी का भी कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि एक बार आपने भूसा बचा दिया तो कम से कम 2, 2.5, 3 इंच तो उसकी एक परत बनी रहे ताकि वो सूखे उसको। और आपने वो कोशिश करनी है कि अगले दिन अगर उसमें नमी बढ़ती है तो उसको निकाला जाए और नया बिछाया जाए ताकि पैर खराब ना हो पशु के। अमूनतः हमने देखा है कि इस मौसम में पैरों की ही समस्या मिलेगी, या तो वो गलते हैं, सूजते हैं। उसका कारण यही है कि पशु लगातार गीले में खड़ा है। तो पैरों की सफाई रखें। उसके लिए आप लाल दवाई का मिश्रण बना के एक पानी में हल्का नीला जब उसका रंग हो जाए तो उससे पैर धोए जा सकते हैं पशु के। दूसरा, जो परत बिछाई गई है उसको बार बार बदलें और दिन में पशु को बाहर रखें, धूप में रखें जी। डॉक्टर साहब जो हमारा जो पशुधन है उसको हमने एक बेड बना लेना है उसका भूसे का, ताकि जो है वो सूखे में रहे और फर्श जो उसको ठंडा ना लगे। इसके अलावा डॉक्टर साहब एक और जो है देखा जाओ है कि जब ये मौसम का बदलाव आता है तो मौसम के बदलाव के साथ बीमारियां भी आती हैं। तो ऐसे समय में पशुओं में कौन कौन सी मुख्य बीमारियां हैं जो पशु में आती हैं, उसके लक्षण क्या हैं और पशुपालक भाई हैं वो इसमें क्या सावधानी फिर उसमें बरतें? इस टाइम जो आप बदलाव देखेंगे मौसम में, उसमें सबसे बड़ी समस्या पशु के आहार की ही आती है। या तो बेअदबी होगी, वो पचेगा ही नहीं राशन उसको, या खाने में ही समस्या, जो आप राशन उसको दे रहे हैं उसमें नमी रहती है। फंगस का ग्रो होना, बैक्टीरिया का ग्रो होना, ये हमेशा तभी होगा जब टेम्परेचर थोड़ा कम हो और ह्यूमिडिटी बहुत बढ़े, मतलब नमी ज़्यादा है, तापमान थोड़ा कम है। तो ये बहुत ही मतलब क्या कह सकते हैं कि सबसे बढ़िया मौसम है कीटाणुओं के पैदा होने का। और क्योंकि हम जो राशन है या फीड है या चोकर है, इनको ऐसे स्टैक करके मतलब एक जगह इकट्ठा करते हैं, उसकी वजह से उसमें नमी और बढ़ती है क्योंकि सीधी धूप तो लगती ही नहीं है। तो जो आहार है वो गीला रहेगा। गीला आहार जब पशु खाता है तो उसमें समस्या बढ़ती है। अब इसका कर क्या सकते हैं, हर दिन का आहार आप एक दिन पहले निकाल लीजिए। जो भूसा है, तूड़ी है, चूरी है, इनको एक दिन पहले निकाल लीजिए। कोशिश कीजिए वो धूप में रहें, 20 मिनट 30 मिनट रहें ताकि वो हल्का सूखापन उसमें आए, फंगस ग्रो ना हो। एक तो ये मैनेजमेंट होगी। दूसरा, आप क्या कर सकते हैं कि बचाव के लिए जब आप ऐसी फीड खिला ही रहे हैं जिसमें आपको थोड़ा वो डाउट है कि नहीं फंगस शायद नहीं है पर हो तो सकती है, उसके लिए आप टॉक्सिन बाइंडर इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज बनाती हैं और वो एक नियमित मात्रा में आप अगर फीड में डालें तो पशु का बचाव होता है। एक आप क्या चीज़ देखेंगे इस मौसम में कि बहुत सारे पशुओं को डायरिया हो रहा है, दस्त लग रहे हैं, बिल्कुल पानी की तरह गोबर आता है, वो भी इसी कमी से आते हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक्टिवेटेड चारकोल आता है वो खिला सकते हैं, कंपनीज का भी आता है। नहीं तो घरेलू नुस्खा ये है कि थोड़ी सी रोटी को जला लीजिए अच्छे से, जब वो राख जैसी हो जाएगी तो वो राख खिला सकते हैं आप, वो एक बाइंडर की तरह ही काम करती है। तो उससे दस्त में बचाव हो जाएगा, उससे बचाव हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अलावा जो इस समय पे जो नवजात बछड़े और जो कटड़ू हैं जो अभी भी ब्याए हैं, तो उनका हम किस तरह खास तौर पे ध्यान रखें इस समय पे? बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि पशु ब्याह भी रहे हैं, इस टाइम पे सीजन है।
तो जो नए कटड़े बछड़ू ये जो हो रहे हैं, इनके लिए आप सबसे पहले आप थर्मो रेगुलेशन, मतलब तापमान का मेंटेन होना ये बहुत ही ज़रूरी है। बच्चे अपना तापमान मेंटेन नहीं कर पाते हैं, उसके लिए भी वही 3 काम करने हैं आपको। नीचे से गर्मी यानी कि बाड़े का बिछाव, भूसा वो डालिए, जो बाड़ा है उसको इस तरह से डिज़ाइन कीजिए या पल्लट लगाइए या चादर लगाइए कि सीधी हवा ना जाए, और कोशिश कीजिए जो विजिलेंट ओनर है, जो मतलब बहुत ही ध्यान देते हैं, एक हल्की बोरी का कोई कपड़ा का बना के उसको ढकिए, एक कंबल की तरह उसको इस्तेमाल कीजिए। इसमें मैं एक चीज़ और जो जोड़ना चाह रहा हूँ, जो हम यहाँ हमारे पॉलीक्लिनिक में देखते हैं, इस सीज़न में आपको बहुत सारे केस ऐसे मिलेंगे कि पेशाब का बंधा लग गया, पेशाब ही नहीं उतरता बच्चों का। उसमें भी यही काम होता है कि बच्चे ठंड की वजह से ठंडा पानी पीना पसंद ही नहीं करते जी। तो पानी नहीं पीते तो पानी धीरे 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 कमी हो जाती है शरीर में, और जो उनका पेशाब है वो कंसंट्रेटेड होता है, मतलब कि गाढ़ा होने लगता है, उसमें नमक की जो छोटे छोटे कण है वो इकट्ठा होते हैं और पथरी बना लेते हैं जी। ये केसेस आपको इसी मौसम में ज़्यादा मिलेंगे, साल भर भी मिलते हैं पर सर्दियों में बहुत ज़्यादा मिलेंगे। उसके लिए आपने पहला काम यही करना है कि कोशिश कीजिए आपका वो जो बछड़ा है, कटड़ा है, वो पानी पिए, एक बात। दूसरा जो बहुत आसान तरीका है, नोसादर नाम का एक केमिकल मिलता है, हर पंसारी पे मिलता है, केमिकली उसे अमोनियम क्लोराइड कहते हैं, वो थोड़ा सा पशुओं को देना शुरू कीजिए अब, करीबन 15 से 20 ग्राम। उससे क्या है, जो उसका जो एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम जो पेशाब का है वो बदलेगा और पथरी बनने के चांसेस कम हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अलावा बात चल रही थी कि जो हमारे नवजात बछड़ू और कटड़ू हैं, साथ साथ एक और बात डॉक्टर साहब की, जो पशु गर्भित है तो उसमें किसान भाई क्या करें कि जो ब्यात के समय पे ना उसमें कैल्शियम ज़्यादा पिलाना शुरू करते हैं पशु को, तो ऐसे में कैल्शियम पिलाना सही है या किसान भाइयों में या जो पशुपालक भाइयों में भ्रांति है कि ये सही है कि ज़्यादा कैल्शियम दे? जी नहीं, ये आपने बिल्कुल सही बात पूछी है। फील्ड में हमें ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा मिलते हैं। डॉक्टर साहब एक फ़ोन है। हेलो, हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। कौन भाई साहब बोल रहे हैं? मैं बंसीलाल जी, पिंड पेजामोड़ी, जिला अम्बाला जी। बंसीलाल जी कैसे हो? हाँ जी, कैसे हो बंसीलाल जी? ठीक है जी, आप हाँ? हाँ सब बढ़िया बंसीलाल जी। अच्छा, और पशुधन सब बढ़िया? ये अपन पशुओं को दाना पावा कर का? हाँ जी हाँ। ये कीड़े कूड़े पर कीड़े पर जा पेट में। अच्छा, पशुओं के कीड़े, पेट के कीड़े। हाँ जी हाँ। ये कौन सी दवाई देनी है? कोई गोली जी करते हैं डॉक्टर साहब से बात। हाँ जी। बंसीलाल जी नमस्कार, बताए भैया। हाँ, इसमें जी देखो, अगर आपको सही सलाह तो यही है कि जी नज़दीकी प्रयोगशाला से उसका गोबर का टेस्ट करवाइए। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा या से बहुत दूर है तो मोटे तौर पे आप एक गोली दे सकते हैं जिसमें सोल्ट है फेनबेंडाजोल, 3 ग्राम की आती है ये, और बहुत सारी कंपनीज बनाती है, अलग अलग नाम से बिकती है, फेनबेंडाजोल है, ये आप दवाई दे सकते हैं अपने पशुओं को। बंसीलाल जी आपने प्रश्न पूछा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब जी हम बात कर रहे थे कि ब्यात के समय जो हम ज़्यादा से ज़्यादा पशुओं को कैल्शियम देते हैं कि वो सही है या किसान भाइयों को इससे बचना चाहिए? जी बिल्कुल, फील्ड में जो हमें रिव्यू भी मिलते हैं, वो सवाल भी जो मिलते हैं, वो पशुओं का जो किसान भाई है वो यही कोशिश करते हैं कि आखिरी समय में, आखिरी के 1 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम पिलाते हैं। उन्हें लगता है, उन्हें सलाह भी ऐसी शायद कहीं से मिली हो कि कैल्शियम पिलाने से जो बच्चा है वो अच्छा तंदुरुस्त तैयार होगा, हड्डियाँ अच्छी बनेंगी, पर ये बिल्कुल ही गलत है जी। आखिरी 1 महीने में आपको कैल्शियम उसका बंद करना ही करना है, क्योंकि अगर आपने ध्यान दिया हो या पशुपालकों को शायद इसके बारे में जानकारी भी हो, कई पशु ऐसे हैं जो ब्याने के बाद खड़े नहीं हो पाते, मतलब वो अगले पैरों से जोर लगाते हैं और पिछले पैर उसके कांपते हैं या उठता ही नहीं है पशु। वो यही समस्या है कि आप ज़्यादा कैल्शियम देते हैं, उसके हार्मोन को डिस्टर्ब करते हैं और पशु एक्चुअल में कैल्शियम की कंसंट्रेशन को मेंटेन ही नहीं कर पाता, वो उसके सहारे हो जाता है। मोटी बात अगर कहूँ तो उसके सहारे हो जाता है। आप कैल्शियम ब्याने के बाद बहुत पिलाइए, कोई इशू नहीं है, मतलब डोज के हिसाब से। बहुत का मतलब ये नहीं कि बहुत ही पिला दे, डोज होती है उसकी 30 ml 40 ml, तो उतना के हिसाब से आप चलें। पहले ना कोशिश करें, पहले आप देना चाह रहे हैं तो मिनरल मिक्सचर दीजिए, उसकी कोई समस्या नहीं है। डॉक्टर साहब जी इनकी जो कैल्शियम हम दे रहे हैं ब्याज से पहले, आप खास तौर पे 1 महीना पहले जो किसान भाई ज़्यादा देते हैं, तो उससे किसान भाइयों को या पशुपालक भाइयों को बचना चाहिए, और क्योंकि इससे जो प्राकृतिक तौर पे जो शरीर अपने आप कैल्शियम बनाता है वो नहीं बन पाता, फिर क्योंकि शरीर को सीधा बाहर से मिल जाता है कैल्शियम और वो उसको सही तरीके से नहीं कर पाता। और डॉक्टर साहब इसके अलावा एक और जो है, अब
सर्दियों के मौसम की शुरुआत होनी शुरू हो गई है, अब आगे तो है जो सर्दी और बढ़ेगी, तो जब इस सर्दी का मौसम अपने चरम पे होगा तो उस समय हमें अपने पशुधन की, अपने जो कटड़े बछड़े हैं या जो डॉक्टर साहब एक फोन है। हेलो हेलो राम राम जी, कौन भाई बोल रहे हैं? राम राम जी, सारसा से कौन? बलदेव जी। कैसे हो बलदेव जी? बढ़िया जी, डॉक्टर साहब से बात कर रहे हैं। हाँ, क्या प्रश्न आपका? फोन आता मैं अगला खून आ रहा है। अच्छा, ठंड में खून आ रहा है जी। अच्छा लो डॉक्टर साहब, इनकी जो भैंस है उनकी अगले ठंड में खून की समस्या है। 1.5 महीने की ब्याह बता रहे बलदेव जी? हाँ, 1.5 महीने। एक ही ठंड में दिक्कत आ रही है या एक से ज्यादा में है? हाँ, ठंड में दिक्कत आ रही है। एक ठंड में खून अगले एक में। तो देखिए, इसका अगर आप देसी ही तरीका मुझसे चाह रहे हैं तो इसका एक तरीका ये है कि आप नींबू और खांड ये तो उसका खाने में करें, और नींबू और खांड का मिक्सचर तैयार करके वो पिलाएं हर रोज। दूसरा, जो ल्योटी पे लगाने के बलदेव जी मैं कह रहा हूँ, उसको आप नींबू और देसी खांड का एक मिक्सचर तैयार करके वो खिलाएं। एक चीज तो ये देसी खांड, एक चीज तो ये। दूसरा, उसके लिए आप एलोवेरा चूना इसका एक लेप बना के घरेलू ही और वो ल्योटी पे लगाएं। तीसरा, मैं आपको ये जरूर सलाह दूंगा कि प्रयोगशाला से उस थन के दूध का टेस्ट करवाएं और टेस्ट के हिसाब से ही आगे एंटीबायोटिक की तरफ चलें। तो देसी इलाज आप जरूर शुरू करें, इससे बहुत सारे किसान भाइयों को फायदा मिलता है। नहीं, आप डॉक्टर की सलाह तो जरूर ही लीजिए, जो हमें एलोपैथी की तरफ चलना है वो चलना है। आप फिलहाल अपने लेवल पे तो ये देसी इलाज कीजिए। बलदेव जी, आपने फोन किया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि जो हमारे नवजात जो बछड़े बछड़ी हैं, कटड़े कटड़ी हैं और जो दुधारू पशु हैं हमारे, अब जब आगे सर्दी अपने चरम पे आएंगी दिसंबर जनवरी में, तो उस समय हमारे पशुपालक भाइयों को किस तरह अपने पशुओं का ध्यान रखना है फिर? देखिए, इसमें एक जो मैंने देखा है, पशुपालक जो भाई है हमारे, किसान भाई हैं, वो बाड़े में अंगीठियां चलाते हैं। जी, वो तरीका बहुत अच्छा है, शानदार तरीका है, सस्ता और बहुत ही बेहतरीन। उसमें एक बहुत बड़ी गलती होती है जो मैंने खुद अपनी आंखों से एक किसान भाई के साथ होते हुए देखी है, कि वो आग तो जलाते हैं लेकिन जब आग बुझ रही होती है उस धुएं की निकासी का कोई इंतजाम नहीं करते, और पशु घुटन से या तो बीमार होता है या निमोनिया लेता है, और एक्सट्रीम केस में डेथ भी होती है। तो जरूर जलाएं, अंगीठी बनाएं, या जो गुस्से हम जलाते हैं अग्नि मतलब इस्तेमाल करें, लेकिन हवा का प्रवाह ऐसा हो कि वो धुआं निकले तो सही, या जब आग बुझ रही आप खुद ही अंगीठी को बाहर निकाल दें। तो एक बात तो ये, इसका ध्यान, विशेष ध्यान रखना है आपने। दूसरा, जहां से बाड़े में सीधी तौर पे हवा जा रही है, एटलीस्ट पशुओं का मुंह या उनका जो एरिया है उससे थोड़ा दूर हो, दरवाजे से हटके हो और सीधी हवा ना लगे। जो बाड़े की तरफ चारों तरफ जो किसान भाई पल्लड़ लगाते हैं बिल्कुल सही है, पर हवा के प्रवाह के लिए उसमें कोई छोटी खिड़की या क्रॉस वेंटिलेशन एटलीस्ट हो। जी डॉक्टर साहब, दो बातें ये होगी। तीसरा, जो मैंने आपको पहले बताया कि नमक का इस्तेमाल। चौथा, मैंने कहा कि पानी थोड़ा सा निवाया कर लें, या जो हमारे ट्यूबवेल का जो जमीन का पानी आता है वो पानी बिल्कुल आइडियल होता है, अच्छा रहता है पशुओं के लिए, तो उसका ध्यान रखना है। बच्चों के लिए आपने विशेष ध्यान रखना है कि पराली का इस्तेमाल करें, भूसे का इस्तेमाल करें। जो बेडिंग मटेरियल जो आप फर्श पे बिछा रहे हैं वो 5 इंच 6 इंच मोटा हो, ताकि गर्मी बच्चों में बनी रहे। तो ये बहुत, क्योंकि अगर समस्या जब निमोनिया या ठंड लगने की आएगी सबसे पहले बच्चों में ही आएगी, क्योंकि उनका शरीर अपने तापमान को नहीं मेंटेन करता। तो बोरी से आप ढक सकते हैं, एक कंबल बना सकते हैं, और बच्चों को तो हमेशा कोशिश करना है कि दरवाजे से बहुत हट के रखा जाए। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, एक फोन है। हेलो, नमस्कार जी, कौन भाई साहब बोल रहे हैं? कंवर सिंह बोल रहे हैं। कंवर सिंह, कहाँ से जी? कंवर सिंह जी, क्या प्रश्न आपका? एक बार दोबारा प्रश्न रिपीट करोगे, आवाज साफ नहीं आई। अच्छा जी, अच्छा जी, डॉक्टर साहब इसका समाधान बताएंगे। जी, आपका पशु कंवर जी हर महीने हीट में आ रहा है लगातार? हाँ जी। मतलब तार देता है पशु, तार आ रही है उसको?
हाँ जी, तार जी पहले जो तार है वो साफ है कंच की तरह या उसमें हल्का दुधियापन है? कंच की तरह है जी। कंच की तरह तो आपका पशु जी हीट प्रॉपर दे रहा है। आप उसके खान पीन का ध्यान रखिए, कुछ ना कुछ खाने में समस्या है, पशु प्रॉपर हीट नहीं ले पा रहा है तो कंसीव नहीं कर पा रहा। उसके लिए आप किसी भी अच्छी कंपनी का मिनरल मिक्सचर ले सकते हैं, और मिनरल मिक्सचर की मात्रा करीबन 30 से 40 ग्राम पहले तो जरूर दें उसको हर रोज। साथ में कोई एनर्जी टॉनिक उस पशु को दीजिए। ये पशु आपका बिल्कुल ठीक है अगर कंच की तरह उसकी तार आ रही है तो। ठीक है जी, थैंक यू। कंवर सिंह जी, फ़ोन किया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, इसके अलावा एक और जो है गलघोटू और मुंहखोर की समस्या शायद बदलते मौसम में ज़्यादा परेशान करती है, तो इसके लिए क्या समाधान डॉक्टर साहब? जी, इस मौसम में ही नहीं, जो गलघोटू की समस्या है या हमारे मुंहखोर रोग की समस्या है, ये समस्याएं किसी भी बदलते मौसम में या किसी भी स्ट्रेसफुल कंडीशन में आ ही सकती हैं। तो वैसे तो हरियाणा में हमारे डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत मेहनत से वो काम कर रहे हैं कि वैक्सीन को बहुत सीरियसली और हाई अलर्ट मोड पे लिया जाता है हमारे डिपार्टमेंट में। और अभी तो वैक्सीन का वैसे भी टाइम स्टार्ट हो चुका है, इस हफ्ते से सारा डिपार्टमेंट अपनी पूरी मेहनत कर रहा है इस पे। तो मेरी तो पशुपालकों से बिल्कुल विनती है, ये हाथ जोड़ के उनसे आग्रह है कि आप अपने पशुओं की वैक्सीनेशन कराइए। प्लस गांव में एक आध कोई इंसान ऐसा होता है जो वैक्सीन से डर जाता है कि नहीं मेरा तो पशु का दूध कम हो जाएगा या बुखार आ जाएगा। तो आपको कम से कम मुंहखुर और गलघोटू, ये इतनी भयानक समस्याएं जिसमें जो पूरा गांव का गांव चपेट में लेती है, और सरकार इतना पैसा इस पे खर्च रही है, तो प्लीज आप डिपार्टमेंट की सहायता करें भी और उनसे सहायता ले भी, वैक्सीनेशन आप जरूर करवाएं। बिल्कुल डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, जो ये मुंहखोर और गलघोटू की समस्या है, इसके अलावा जो किसान भाई या पशुपालक भाई जो हैं, जो दूसरे जानवर भी पाल रहे हैं, जैसे बकरी है या कोई सूअर पालन कर रहे हैं, तो उनमें भी इस बदलते मौसम में ही ऐसे ही परिवर्तन देखे जाएं या कुछ थोड़ा सा अलग है उसके अंदर है कुछ? देखिए, इसमें जो हमारे भेड़ बकरी हैं, इनका स्वभाव, इनका जो रख रखाव है वो बिल्कुल हमारे दुधारू बड़े पशु जैसा ही है। लेकिन जो फार्मर अभी पिगरीज में है या स्वाइन फार्मिंग, मतलब सूअर का फार्म चला रहे हैं, उनमें मामला बहुत सेंसिटिव होता है। सिर्फ मौसम की वजह से ही नहीं, ये जानवर वैसे भी बहुत सेंसिटिव है। जैसे हमने कुछ साल पहले देखा था, बीमारी आ चुकी थी, तो फार्म में समस्या आती है। आपको जो स्पेशली जो मैं सूअर पालन में हैं उनको ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हमारे यहाँ एक कंसेप्ट है कि फार्म देखने जाना होता है लोगों को। सूअर का फार्म दिखाने लायक फार्म नहीं होता, वो जितना दूर रहे, आइसोलेशन में रहे, वो उतना अच्छा फार्म चलता है। क्योंकि पिग्स में एक बार बीमारी आ गई तो कुछ नहीं हो सकता। मोटा हिसाब तो ये है, बड़ा हिसाब जिसे कहते हैं। तो आप बहुत सारे लोगों को अपना फार्म विजिट ना कराएं, लोगों का अंदर आना फार्म में ज़्यादा ना हो, और अगर खुद भी आप जा रहे हैं तो पिग फार्म के बाहर आपको चूना रखना है, सिंपल चूना जो मार्केट में खुले तौर पे बिकता भी है, क्योंकि चूना एक एंटीबैक्टीरियल की तरह भी काम करता है, तो आपके पैर साफ हो जाते हैं। या अगर आप ऐसी कार्रवाई नहीं कर रहे, जो बड़े फार्म चलाते हैं, तो आपने देखा होगा तो शू कवर्स आते हैं प्लास्टिक के, वो पहन के ही अंदर जाते हैं, एप्रन्स डालते हैं, कपड़ों से अपने आप को कवर करते हैं, तो उसमें आना जाना बहुत नहीं होता पिग फार्म में। प्लस उनके साथ भी यही काम है, ठंड उस जानवर को भी बहुत लगती है, तो बाड़े का ही रख रखाव जैसे बड़े पशु का किया था वैसा ही करना है आपने, और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है पिग फार्म्स के लिए। और साथ में शीप फार्म या जो भेड़ पाल रहे हैं, बकरी पाल रहे हैं, उनके लिए भी सेम कहानी होती है। सही में ही आपने करना है, बाड़ा भी इस तरह से डिज़ाइन करना है, पानी की व्यवस्था भी ऐसी करनी है। और जो भेड़ों में इस टाइम पे दस्त की समस्या आती है, उनमें ये कोशिश करना है, क्योंकि बदलते मौसम के साथ भी उनमें दस्त लगते हैं, परंतु कीड़ों के कारण भी लगते हैं। तो जो आपने देखा भी होगा, जो भेड़ पाल रहे हैं कम से कम 50, 60, 70 इतनी भेड़ें वो रखते ही हैं, एक दो पशु की तरह, भैंसों की तरह नहीं रखते हैं। तो ऐसे फार्मर से तो मेरी रिक्वेस्ट यही रहती है कि आप, जैसे हमारा पॉलीक्लिनिक है और भी बहुत सारे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, आप लैब का बहुत सहारा लें, गोबर का टेस्ट करवाएं, लीद का टेस्ट करवाएं, जो मिंगण करती है भेड़ें उनका टेस्ट कराएं, इनमें कीड़े होते हैं। और जैसे हमारे पिछले फार्मर ने अभी हमसे एक सवाल पूछा कि मैं कौन सी गोली दूं, ऐसी कोई बहुत बड़ी गोली नहीं है जो सारे कीड़े पे काम करती है। भैंसों में चल जाता है क्योंकि भैंस एक बड़ा जानवर है, पर भेड़ों में अलग अलग कीड़े, अलग अलग कीड़ों की अलग अलग दवाई है। एक रामबाण की हम उम्मीद नहीं कर सकते, और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। हम जानवर के ऊपर लोड डालते हैं दवाई का, दवाई एक ड्रग है जो लीवर पे असर डालती है, तंग करती है पशु को।
तो अगर आप विजिलेंट हैं, आपके आसपास लेबोरेटरी, आप मेहनत कर सकते हैं तो लैब में जाएं, टेस्ट करवाएं, जो कीड़े निकलते हैं, अंडे निकलते हैं, उनका इलाज करवाएं। रैंडमली कीड़ों की दवाई नहीं चलें। बिल्कुल डॉक्टर साहब। और मैं अभी वैसे बताना चाहूँगा इसी मामले में कि पहले कंसेप्ट होता था कि आप हर 5 महीने 6 महीनों में कीड़ों की दवाई दे दें जी। पर अब नई रिसर्च जो कहती है वो ये है कि आप बार बार भी कीड़ों की दवाई ना दें जी। उसका कारण ये है कि रेजिस्टेंस पैदा होता है, कीड़े सेंसिटाइज हो जाते हैं उन दवाइयों से और दोबारा वो दवाई असर ही नहीं करती है। ये मेडिकल वर्ल्ड में तो मैं मतलब बहुत स्पेसिफिकली बात नहीं कर सकता, पर उनकी दुनिया में ये बहुत बड़ा टॉपिक है एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस। ऐसी एंथलमेंटिक का भी रेजिस्टेंस होता है, तो बचे उससे जी। डॉक्टर साहब, इसके अलावा ये तो हमारे जो है पालतू पशु हैं जिनकी हम देख रेख कर पा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी हमारे गांव में, शहरों में बहुत आवारा पशु भी हैं, जैसे कुत्ते हैं, बिल्लियां हैं या दूसरे आवारा जानवर हैं। तो उनका रखरखाव, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? जी बिल्कुल, जो सामाजिक हमारी एक ड्यूटी है वो इन जानवरों के लिए भी है, क्योंकि फार्मर अपने गाय को पाल रहा है, भैंस को पाल रहा है, जो पेट लवर्स हैं वो डॉग्स को रखते हैं, कैट्स को रखते हैं, और इन सारे कामों में एक पशु चिकित्सक के तौर पे, एक जानवरों का डॉक्टरों के तौर पे मेरी एक पर्सनल हमेशा एक सिंपैथी, एक रिक्वेस्ट लोगों से ये रहती है कि प्लीज़ उन जानवरों का तो ध्यान रखें जो आपके आसपास हैं। बिल्कुल, जैसे अभी अब पिछले समय में हमने सुप्रीम कोर्ट का भी एक रुख देखा है, थोड़ा सा एक सिंपैथी की तरफ हम देखते हैं, क्योंकि जीने का हक सबको है, जानवर को भी है। तो जानवरों के रख रखाव में आपको पहला काम तो ये करना है कि जिसको आप थोड़ी हेल्प कर सको, खासतौर पे जो कुत्ते हैं, जो गली के कुत्ते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी घर की तरफ देखते ही हैं, आश्रय लेने की कोशिश करते ही हैं, और लोग खाना खिलाते भी हैं। मैं मानता हूँ बहुत सारे लोग खाना खिलाते हैं, इंजेक्शंस लगवाते हैं, वैक्सीन करवाते हैं। ऐसे जानवरों को अगर आप कर सके तो अपने ही घर के पास सिर्फ अगर 2 बोरियां बिछा दें और जो गत्ते की पेटी होती है उससे एक छोटा सा भी कमरा बन जाए तो डॉग अपने आप को संभाल लेता है। तो इतनी हमें मानवता उनके लिए दिखानी चाहिए, खासतौर पे कुत्तों के लिए। वो 1-2 रोटी जो है वो उसको भी डाल दें ताकि उसका भी पेट भरा रहे। डॉक्टर साहब, विशाल खोखर जी, आपने पशुओं के बारे में बदलते मौसम में जो जानकारी दी, उम्मीद है कि हमारे जो पशुपालक भाई हैं या जो हमारे किसान भाई हैं वो इससे पूरा लाभ उठाएंगे, और इस सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद भाई, आपका भी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। और ये था हमारा आज का किसान वाणी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज का विषय था बदलते मौसमी पशुओं की देखभाल। बातचीत में हिस्सा लेते डॉक्टर विशाल खोखर, पशु चिकित्सक, जिला बहुउद्देशीय चिकित्सालय कुरुक्षेत्र। उनसे बातचीत कर रहे थे विनोद भाई। इसके अगला आज का किसान वाणी कार्यक्रम समाप्त हुआ। कार्यक्रम के सभी सुनाने गिरदारी और विनोद भाई की राम राम।